साथियों, जय जगन्नाथ। आज एक विषय पर हम आपसे बात करना चाहते थे। कई नौजवानों का मेरे पास टेलीफोन आया कि सर, यूसीसी पर जनवादी पार्टी की क्या नज़रिया है। इस पर पार्टी को अपना विचार रखना चाहिए। जनवादी पार्टी को इसको लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जनवादी पार्टी हर उस कायदे कानून और हर उस आर्टिकल्स का समर्थन करती है जो समाज में समानता लाने का प्रावधान है। वंचित, शोषित, ओबीसी, एससी, गरीब, सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा करता है। ऐसे हम सभी कानूनों के पक्ष में है हमारी पार्टी, हमारी जनवादी विचारधारा। साथियों, यूजीसी एक्ट के तहत आखिर एक वर्ग को सड़क पर उतरने की क्यों आन पड़ी, कि क्या साबित करना चाहता है। अगर कोई कानून विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग, पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ पक्षपात न हो, इनके साथ कोई हक तलफी न हो, इनके ऊपर कोई शोषण और जुर्म न हो, इसको रोकने के लिए अगर एक्ट लाया गया है तो इससे उच्चवर्गीय तबके को परेशानी क्या है। क्या जाति हम इस पिछड़े और दलितों ने बनाई? क्या जाति व्यवस्था की आधारशिला इन एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों ने रखी? और अगर जाति भेदभाव नहीं होता तो किसी के गले में हांडी और कमर में झाड़ू कहां से आ गया? और अगर विश्वविद्यालयों में पक्षपात नहीं होता तो रोहित वेमुला जैसे तमाम सारे नौजवानों को सुसाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? मैं उच्च वर्गीय तबके के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर इस कानून में कहीं ऐसा लगता है कि इससे आपके अधिकारों का हनन है या कहीं आपकी शिक्षा और नौकरी पर इस कानून की वजह से खतरा है, तो उतरते तो कोई बात नहीं। इस कानून में प्रावधान तो है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, और एक इक्विटी समिति अगर विश्वविद्यालय में बना दी जाएगी, एक समानता केंद्र बना दिया जाएगा, तो इससे दिक्कत क्या है? जो लोग सड़कों पे उतरे हैं यूनिवर्सिटी में, उन्हें दिक्कत नहीं है। आज भारत की चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हो, 99% यूनिवर्सिटियों के वीसी सवर्ण लोग हैं। तो इसके लिए तो कभी ओबीसी, एससी का नौजवान सड़क पर नहीं उतरा, उसे तो कोई आपत्ति नहीं है। तमाम सारे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में भर्तियों में विभागवार भर्ती निकाल करके रिजर्वेशन भी नहीं लागू किया जा रहा है। इस विषय को लेकर के ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को उतरना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं उतरे। 10% रिजर्वेशन आपको एकाएक मिल गया, इसके खिलाफ भी एससी, एसटी, ओबीसी का एक भी दल और एक भी नौजवान सड़क पर नहीं उतरा। वो भी वो 10%
इन्हीं पिछड़ों और दलितों के हिस्से से काट करके आपको दिया गया है। 50% तो आपका सुरक्षित ही है। और जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उन सारी भर्तियों में SC ST और OBC के जो भर्तियां हैं, जो रिजर्वेशन है 49%, 49.5%, उसी में से 10% आपको दिया जा रहा है। असल मुद्दा तो ये है, सड़क पर उतरना चाहिए तो ST SC OBC को लेकर के लोगों को इस 10% के रिजर्वेशन के खिलाफ। लेकिन ये समाज कितना सहनशील है, कितना धैर्यवान है कि इस पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ भी वो अभी सड़क पर नहीं उतरा। और मैं समझता हूं कि कोई ST SC OBC की पार्टियां, जब आपको रिजर्वेशन मिला तो कोई इसके खिलाफ नहीं उतरी, सारे लोगों ने इस बिल का समर्थन किया। और आज यूनिवर्सिटियों में OBC SC ST वर्ग के छात्रों के साथ कोई अनदेखी न हो जाए, इसके साथ कोई विकलांग छात्रों के साथ कोई शोषण न हो जाए, इसके लिए जब कानून लाया गया तो एक तबका रोड पर उतर करके सामाजिक समावेशी व्यवस्था को क्यों ध्वस्त करना चाहता है, इस पर सभी लोगों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सवर्ण वर्ग के लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि जो समाज में कमजोर है, जो समाज में उपेक्षित है, क्या उसके हितों के लिए कायदे कानून नहीं बनने चाहिए। दूसरी तरफ मैं OBC SC ST समाज के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि साथियों, ये राजनीतिक यहूदीकरण का दौर है। एक उच्चवर्गीय तबके की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी अगर ST SC OBC और विकलांग छात्रों के लिए कानून बना रही तो इसके पीछे की साजिश को भी आपको समझना पड़ेगा। और मैं निश्चित तौर पर इस बात को कहूंगा, मुझे पूरी इस बात की शंका है कि ये जो सारी चीजें रोड पर उतरने का जो अभियान है और ये सारी चीजें जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे भी भाजपा है। एक तरफ भाजपा अपने चेहरे को OBC ST के प्रति अपना सॉफ्ट बनानी चाहती है और उसको प्रूफ करने के लिए, उसको बताने के लिए उच्चवर्गीय तबके को रोड पर उतार रही है। और निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई होगी। जैसे 10% इनको रिजर्वेशन मिल गया, आप देखते रह गए, आपको रिजर्वेशन मिला एक बड़े संघर्ष के बाद, इनको रिजर्वेशन इनकी पार्टी ने 24 घंटे 48 घंटे के अंदर बिना किसी संघर्ष और बिना किसी डिमांड के दे दिया। तो निश्चित तौर पर इसी तरह का कोई कानून लाने वाली होगी, इनको कुछ देने वाला होगा। आप इधर लफड़े में पड़े रहें, उधर वो सारी चीजें उन्हें मिल जाएंगी और वो जो भी उन्हें मिलेगी उससे सारा नुकसान और सारी हकमारी इन्हीं ST SC OBC वर्ग के छात्रों और छात्राओं का होने वाला है। इस राजनीतिक यहूदीकरण को भी समझने की जरूरत है। साथियों, एक दौर था जब हिंदुस्तान का हर बूढ़ा नौजवान मैं भी अन्ना कर रहा था, अन्ना के आंदोलन के समय। उस समय भी हमारी पार्टी देश के 6 राज्य की विधानसभाओं के सामने अन्ना का पुतला फूंकने का काम किया था और अन्ना के इस आंदोलन का विरोध किया था। तब बहुत सारे लोग हमें बुरा भला कहे, क्योंकि मैं इस बात का पक्षधर था। साथियों, थोड़ा नेट कम चल रहा है। हमने उस समय भी कहा था कि हमें इस देश के SC ST OBC के लिए मजबूत लोकपाल नहीं, मजबूत लोकतंत्र की जरूरत है। और जब लोकतंत्र मजबूत बना रहेगा तो इनके सारे हक, हिस्से, सामाजिक न्याय और इन सब से जुड़े हुए मामले हल होते रहेंगे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर ही अगर उसके ऊपर एक लोकपाल बिठा दिया जाएगा
तब तो लोकतंत्र सिर्फ देखने को रहेगा, असल तो देश को लोकपाल चलाने लगेगा। फिर इस एसटी एससी ओबीसी के लोगों के हाथों में क्या मिलेगा, आएगा। तो जब हम अन्ना का विरोध कर रहे थे, पुतला फूंक रहे थे, अन्ना के लोकपाल आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तो बहुत सारे हमारे साथी हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन लास्ट में आज लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि लोकपाल जैसी ब्यूरोक्रेसी अगर मजबूत हो गई होती और भारतीय संसद के ऊपर भी बैठ गई होती, तो आज भारतीय लोकतंत्र की स्थिति क्या बनती। ये लोकतंत्र मजबूत है तभी एसटी एससी ओबीसी के हक और हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय और तमाम सारी चीजों की बातचीत हो पा रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा साथियों, एक लंबी बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ नेटवर्क का थोड़ा अभाव है, चल नहीं रहा है, यहाँ नेट काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात तो है कि तमाम सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आज बन रही हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ एक व्यक्तिगत संपत्ति की तरह काम कर रही हैं और मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी उच्च वर्गीय तबकों के पास है। अगर हमारा एससी एसटी ओबीसी का बच्चा अगर उसमें पढ़ रहा है तो उसके साथ हलकल तलफी और पक्षपात न हो, इसके लिए भी एक एक्ट जरूरी था। और आज तमाम सारे उच्च वर्गीय तबके के लोग, बड़े अफसर इस्तीफा देकर के, विधायक, के सारे लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों, दलितों, संख्यकों के हक और अधिकार के लिए अगर कोई कानून न बने तो फिर ये समाज कहाँ जाकर के रुकेगा। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी पहले कार्यकाल में ही रोहिणी आयोग बनाए और पिछड़ों में तमाम सारी पिछड़ी जातियां हैं, दलितों में तमाम सारी दलित जातियां हैं जिनको आज तक आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया और सामाजिक न्याय उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। तो क्लासिफिकेशन के लिए इस पर उन्होंने रोहिणी आयोग बनाया। उत्तर प्रदेश में जस्टिस राघवेंद्र कमेटी बनी, रिपोर्टें तो सारी आ गई। असल में जो सामाजिक न्याय का काम करना है आप उसे क्यों नहीं कर रहे। जो अति पिछड़ी जातियां भाजपा का वोटर हैं, जो अति पिछड़ी जातियां उनकी मत शक्ति देकर के उनकी ताकत बनी हुई, उनके संवैधानिक अधिकारों, उनके आरक्षण के अधिकारों के बारे में बीजेपी क्यों नहीं उसको लागू कर पा रही है, क्यों नहीं लागू कर रही है। आज यूपी में भी 8 साल उनकी सरकार चलते हो गई। ये लोग जानते हैं कि ये सब मूर्ख जातियां हैं, ये सब हमारे ललुआ वोटर हैं, इन्हें सिर्फ मुद्दों में फंसा करके इनका वोट लेना है, इनके लिए कुछ करना नहीं है। साथियों, जरूरत पड़ी तो इस एक्ट के पक्ष में जनवादी पार्टी को रोड पर भी उतरना पड़ा तो हम लोग उतरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसके पीछे की साजिश क्या है, इस पर भी हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को देखना पड़ेगा। बीजेपी जरूर कुछ बड़ा करने वाली है। इस राजनीतिक यहूदीकरण, जो बीजेपी ने पूरी राजनीति का यहूदीकरण किया है, जो पूरे व्यवस्था का यहूदीकरण किया है, इस यहूदीकरण के दौर में इनकी जो साजिशें हैं उनको बड़ी तीक्ष्णता से देखने की जरूरत है कि ये करते कुछ और दिखते हैं लेकिन असल में करते कुछ और हैं। कई उदाहरण हैं। बीजेपी जैसा लगा कि कोरोना काल में सारे मजदूरों के पक्ष में है और पता चला पीछे से जितने मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम बने हुए थे सबको बर्खास्त कर दिया। एक तरफ मजदूर हितों की बात कर रही थी, दूसरे मजदूरों के हितों से जुड़े हुए सारे मजदूरों की सुरक्षा में बनाए गए कानून और एक्ट को निरस्त कर दिया था। तो आज ये जो बैकवर्ड और दलितों की सुरक्षा, सम्मान और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए कानून बना रहे हैं और उच्चवर्गीय तबके को ये सड़क पर उतार करके इसका विरोध करा रहे हैं, तो इसके पीछे की साजिश को भी हमारे नौजवानों को समझना पड़ेगा कि जो
पार्टी स्वयं उच्च वर्गीय तबके के हितों के बारे में सोचने वाली है, आज उस पार्टी के किसी कानून के खिलाफ उच्च वर्गीय तबका रोड पर क्यों आया है? तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए साथियों, लंबी बात मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। किसी दिन और बैठेंगे, और हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है 31 जनवरी और 1 फरवरी को। तब तक बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट को लेकर के स्पष्ट हो जाएंगी। तो हम लोग अधिवेशन में भी इस एक्ट को लेकर के जनवादी पार्टी का एक्शन मूड क्या होगा, इस पर परिचर्चा करेंगे। तब तक इसके खिलाफ उतरने वाले लोगों की मानसिकता और वो कहाँ तक जाते हैं और सरकार क्या करती है, ये चीज़ें भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतना तो ज़रूर है, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और ख़ास तौर से उन छात्रों के लिए जो शोध छात्री है, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो यूजीसी से, जो जेआरएफ से, जो नेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर रहे हैं, जिन्हें मर्जी के खिलाफ टीचर अपॉइंटमेंट होते हैं, गाइड अपॉइंटमेंट होते हैं, उन लोगों के खिलाफ कितना शोषण और जुल्म होता है, कितना पक्षपात होता है, इस तकलीफ को वही सारे बच्चे जानते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए साथियों, आज भी जाति भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव को समाज ने ख़त्म किया, लेकिन समाज में जो जातिवाद था उसको काफ़ी हद तक समाज के लोगों ने कमज़ोर कर दिया, सामाजिक लोगों ने कमज़ोर किया। लेकिन राजनीति ने जितना सामाजिक रूप से जातिवाद कमज़ोर हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा राजनीति में जातिवाद को राजनीति ने मजबूत किया है। और राजनीतिक जातिवाद इस हद तक आ गया है कि मैं अपने पिछड़े अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यदि अब वो इकट्ठा नहीं हुए अपने राजनीतिक कायद के साथ, अपने राजनीतिक दल और पार्टी के साथ, जनवादी पार्टी के साथ इकट्ठा होकर के अपनी राजनीतिक गोलबंदी मजबूत नहीं किए, तो भविष्य बहुत ही अंधकार में है। और जब राजनीति में पक्षपात है, शिक्षा में पक्षपात है, तो आप अगर इकट्ठा नहीं रहेंगे तो आप विकास की विकास की जो सर्किल है, शिक्षा और नौकरी का जो सर्किल है, अपने नौजवानों को वहाँ खड़ा करने में कैसे कामयाब होंगे। जब आप सियासत से ही दूर होंगे तो आपके सारे मसले वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। और आज जिन दलों की सत्ता है, जो सरकार है, इन सरकारों को बाध्य नहीं करेंगे अपनी एकता बना करके, तो आपके बारे में भी नहीं सोचेंगे। तो मैं साथियों, इस यूजीसी मुद्दे पर, एक्ट पर फिर बैठेंगे हम लोग। आज तो सिर्फ विषय इतना ही था कि इस मुद्दे के प्रति जनवादी पार्टी का क्या नज़रिया है। तो वो स्पष्ट है कि हम यूजीसी एक्ट के साथ हैं, और इस एक्ट को बनाए रखने के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, वो सारी लड़ाइयों को जनवादी पार्टी लड़ेगी। और इसका लाइन ऑफ एक्शन हम लोग 31 और जनवरी और 1 फरवरी के पार्टी के अधिवेशन में तय कर लेंगे। तब तक बहुत सारी चीज़ें पटल पर आ जाएंगी। धन्यवाद। जय जनवाद।